नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबी क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सारे 75 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 99,997 बटा 99,999 अगुना 99,999 इसे सोल्व करना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 99 यहाँ पे लिख दिए प्लस 99,997, अब प्लस 2 अब माइनस 2 कर देते हैं। और उसके बाद क्या है 99,999 यहाँ लिख देंगे गुना 99,999 है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे कि 99 को तो यूँ ही उतार देंगे, प्लस जो ये 2 है इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो गया 99,999। अब बटा क्या हो जाएगा 99,999 हो गया। अब माइनस ये 2 है, बटा कितना हो गया 99,999 और गुना कितना 99,999। अगला स्टेप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1 और गुना ये 99,999 अंदर जाएगा, तो ये 99,999 गुना में हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये 100 गुना 99,999 माइनस 2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 99 8 आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 30 दिन और 40 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया ये हमें निकालना है। तो ए और बी, सी जो है वो 24 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में काम पूरा करता है। अगर इन सब का टोटल कार्य देखा जाए तो कितना है 120 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो। और इसका ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है और सी का क्षमता जो है वो 3 है। अब टोटल कार्य तो 120 था, लेकिन 4 दिन पहले जो है वो सी है वो छोड़ देता है, तो प्लस 4 दिन वाला भी उसका काम जुट जाएगा। तो 4 गुना 3 क्षमता था कितना 12 हो जाएगा। टोटल कितना अब हो गया 132 हो गया। और 132 कार्य को कितने लोगों ने मिलके करना है, तो सभी मिलके 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना 5 जो है ए के क्षमता, 4 बी का और 3 ए का। ये टोटल कितना हो गया 5 और 9 थे 12 हो गया। तो हमारे पास समय जो आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा 132 बटा 12 कर देंगे, तो हमें 11 दिन जो आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध है ए है, 6 ओम का प्रतिरोध बी है और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्रमशः कितना है। यहाँ पर जो कह रहा है वो श्रेणी क्रम में है, यानी श्रेणी क्रम में है। ये आर ए है, कितना ओम है 4 ओम है, और यहाँ पर आर बी है वो कितना है 6 ओम है। और इससे जो बैटरी जुड़ा हुआ है वो किस क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। चलिए अब ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्रमशः क्या है, यहाँ पर जो है देखना है कि ए और बी के सिरों पर क्या है। तो पहले तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या होगा आर ए प्लस आर बी, क्योंकि दोनों जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में डायरेक्ट आर ए प्लस आर बी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10 ओम। अब प्रतिरोध जो है हमें ए सिरा पे निकालना है। अगर यहाँ पर ए सिरा देखते हैं, यहाँ पर भी ए सिरा पर निकालना है, तो भी ए बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो आई आर ए हो जाएगा। इसका वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे, भी बटा आर ए प्लस आर बी गुना आर ए हो जाएगा। आई बराबर जो होगा भी टोटल बाई जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो आर ए प्लस आर बी। यहाँ हो जाएगा भी कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट दिया हुआ है, 2 बटा 4 प्लस 6 गुना आर ए कितना है, तो आर ए हमारे पास 4 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8 वोल्ट। इसी तरह प्रतिरोध बी का अगर हम निकालेंगे, प्रतिरोध बी के सिरों पर विभवांतर भी बी बराबर हम निकालेंगे, भी बी बराबर तो भी ए बटा आर ए प्लस आर बी हो जाएगा गुना आर बी। ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा 10 गुना 6 बराबर 1.2 वोल्ट। एक आ गया 0.8 वोल्ट और एक 1.2 वोल्ट। आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा डी। अगला है यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। यानी प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, a बराबर कितना है 4 मीटर पर सेकंड और t बराबर है 2 सेकंड है।
अब अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर फार्मूला होता है u प्लस ए टी, जहाँ u दिया हुआ है 20 और ये 4 गुना t 2 यानी 20 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों को पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो 12 से 26 गया, यहाँ पर देख सकते हैं 12 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 26 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 26 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 गुना 52 2 54 हो जाएगा। 54 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो सीरीज जुड़ रहा है वो गुना से एक बार 2 कर रहा है प्लस 2 जोड़ रहा है। इसी तरह आखिरी में 222 गुना 2 और प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 446। आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि आर का अर्थ प्लस @ का माइनस हैशटैग का अर्थ गुना और डॉलर का अर्थ है भागा, तो इतना दिया हुआ है उसका मान क्या होगा। तो जब उसका रख देंगे मान जो दिया हुआ है चिन्हों का मान, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने का, वो हो जाएगा सी 190 आएगा। कितना आएगा 46 हो जाएगा। 46 प्लस 23 गुना 21 भागा 3 माइनस 17 आएगा। इसी को सोल्व कीजिएगा 190 आएगा। अगला है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जो है वो 319 से 320 ईस्वी में चलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था, वो समुद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या में 500 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 125% हो जाता है, तो संख्या क्या है। तब माना कि वो संख्या क्या है x है। अब कह रहा है कि x में कितना जोड़ दे रहे हैं 500, अगर हम जोड़ दे रहे हैं x में 500 जोड़ दे रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है, तो x का 125% हो जा रहा है। x गुना 125 बटा 100 कर देंगे तो हमारे पास जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। x प्लस 500 को यूँ ही लिख देते हैं, ये लिखते हैं 125 गुना x बटा 100, 25 100 और 25 25 25 से 4 इधर लेके चल जाते हैं। 4x प्लस 520 2000 बराबर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 4x को आप इधर लेके चल जाइए, यानी हमारे पास x बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2000 रुपया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के बट्टा पर बेचता है तो उसे 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई बट्टा नहीं देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। तो इससे आप एक डायरेक्ट फार्मूला आता है CP बटा MP बराबर हो जाएगा 100 माइनस डी बटा 100 प्लस P। ये दोनों जो है ये परसेंटेज में है, तो 100 माइनस 20 जो बट्टा दिया गया है और 100 प्लस उसे लाभ कितना है 25 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 125। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 45 है। ठीक है ना, 80 से पहले तो 45 प्लस में है, तो अभी % बराबर जो निकलेगा वो 45 कितने में 80 में निकलेगा गुना 100। अगर वो छूट नहीं देता तो उसके कितना लाभ होगा, तो 225 बटा 4 बराबर हो जाएगा 56.25। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब खाली स्थान स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और खाली स्थान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा F और C के बीच में बनेगा, और वो भी छोटा बनेगा। कितना बनेगा, छोटा बनेगा। अगला प्रश्न है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाती है। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता करते हैं। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। प्रकाश की तीव्रता यानी I बराबर होता है प्रकाश का ऊर्जा बटा होता है क्षेत्रफल समय होता है। अगला प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रम में रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। जब इसे रखिएगा तो ये पूरा बनेगा PROFIT, उसके बाद बनेगा PROFIT जो FIT PROFIT, इस तरह का बनेगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का
हो जाए तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में स्टडीज को इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है, पैकेज को इतना के रूप में कूटबद्ध किया है, तो उसी कूट भाषा में ब्लोइंग को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, STUDIES लिखेंगे, इसका स्थानीय मान क्या होता है वो लिखेंगे। तो इस एस का कितना होता है 19 होता है, टी के 20 होता है और यू के 21 होता है, डी का जो हमारे पास होता है वो 4 होता है, आई का जो होता है 9, ई का होता है 5 और एस का होता है 19। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि इन तीनों को जोड़ के 1 लिखा गया, 19 + 20 + 21 से 60 लिखा गया है, 4 को यूं ही उतार दिया गया है और लास्ट के 3 को भी काउंट कर दिया है, तो हमारे पास आ जा रहा है ये 33। उसी तरह पैकेज का क्या है, तो अगर हम ब्लोइंग के करेंगे तो BLO को जोड़ देंगे, मान B का 2 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है, वो एक साथ जोड़ेंगे और I का कितना होता है 9 होता है, N का होता है 14 और G का होता है 7, इसे भी एक साथ जोड़ेंगे और W का जो 23 होता है उसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, हो जाएगा B। साइमन कमीशन खाली स्थान में भारत भेजा गया था, सही आंसर हो जाएगा D 1928 में। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि ने किया था। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम का एक गुट साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए लीग से अलग हो गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी साइमन कमीशन के पक्ष में थे, जबकि साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक के नारे यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट है, यदि ए तथा बी का महत्तम समावर्तक 12 हो, तो ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12 हो, तो ए बी का न्यूनतम मान क्रमशः क्या होगा। सबसे पहले तो ए और बी का मान वही होगा जो 12 के फैक्टोरियल में होगा। अगर हम देख सकते हैं 12 24 36 12 24 12 क्या होगा 48, यही सब में से मान होगा, लेकिन कह रहा है ए ग्रेटर देन बी है। तो अगर हमारे पास अगर ए को कितना करते हैं 36 और बी को कितना करते हैं 24, तो हमारे पास ये दोनों जो 12 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी 36 और 24। ए 36 हो जाएगा, बी 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी सभी धनात्मक पूर्णांक हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ac का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान प्राप्त होगा कब, जब हमारे पास जो आएगा वो a बराबर b बराबर c हो जाएगा, तब हमारा न्यूनतम मान होगा। यानी ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3a इंटू ए करेंगे तो 3a³ माइनस 3a³ होगा इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर तीनों बराबर कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो यानी b के जगह पर a रख देंगे, c के जगह पर b 1 रखेंगे तो मान आ जाएगा 0, तभी हमें न्यूनतम धनात्मक मान होगा वो है 0। किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभवांतर कहलाता है। किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है। v बराबर जो हमारे पास विभवांतर बराबर होता है W/Q होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। ध्वनि की चाल है 344 मीटर पर सेकंड, प्रतिध्वनि का समय कितना है 4 सेकंड, यानी ध्वनि के सिर्फ जाने में लगा समय कितना है 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड के बाद तो वो लौटा भी है। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय हो जाएगा। चाल 344 है और गुना 2 समय लगा 688 मीटर हो जाएगा। प्रतिध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिध्वनि का उपयोग पहाड़ों के बीच की दूरी, समुद्र की गहराई, हवाई जहाज की ऊंचाई आदि ज्ञात करने में होता है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। आर से जो हमारे पास है वो क्या है एस गया है, आर से एस गया है +1 है, एस से टी गया है ये भी +1 है और टी से +1 जाएगा तो यू होगा। क्यू से ओ गया है -2 है, ओ से एम गया है -2 है और एम से के गया है तो ये भी -2 होगा, तो हमारे पास हो जाएगा यू के। उसी तरह एस से क्यू जाएगा -2, क्यू से हो गया -2, ओ से एम गया है -2, तो हमारे पास आ जाए यू के एम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 मित्र है अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के जो है
परित बैठे हैं, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। पीठ जो है वो मेज के केंद्र की ओर है। मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा हुआ है। मनोज जो है हमारे पास यहाँ पे मनोज बैठा हुआ है, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। अगर इधर नीतू बैठी हुई है तो इधर क्या है, वो सीमा बैठी हुई है। अजय जो है सीमा के बाईं ओर बैठी हुई है, तो सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में, तो सीमा के बाईं ओर अजय इस साइड हो जाएगा, तो ये अजय हो जाएगा, क्योंकि जो मुख है वो केंद्र की ओर नहीं है, केंद्र की बाहर की ओर है। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, यानी नीतू के पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर कविता बैठा देते हैं, क्योंकि एक और जगह खाली है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजय। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी विजय। या ओसोंग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, या ओसोंग त्यौहार, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर में। या ओसोंग त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। या ओसोंग त्यौहार फरवरी मार्च माह में मनाया जाता है। या ओसोंग त्यौहार होली त्यौहार से मिलता जुलता एक ये त्यौहार है। अगला है, दिया गया बार ग्राफ 6 वर्ष की अवधि में 2 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, विद्यालय ए और विद्यालय बी का। अब बार ग्राफ में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत और विद्यालय बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत के अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए का क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत ए का तो हो जाएगा कितना, 640 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 750 बटा कितने, 6 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4290 बटा 6। उसी तरह अगर हम बी का औसत निकालते हैं, बी का औसत, तो हमारे पास आ जाएगा 550 प्लस 820 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 480 बटा ये हो जाएगा 6। हाँ भी 6 हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 3700 बटा 6। अब दोनों का पूछ रहा है कि अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 4290 बटा 6 अनुपात 3700 बटा 6, यानी 429 अनुपात 370। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है, बस इसे आप सोल्व कीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा 5/3 प्लस 4/3 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 3/5 गुना 19/7। इन दोनों को लिख के हम लोग यहाँ ये लिख दिए। जब इसे सोल्व करेंगे तो 37/15 प्लस 57 बटा क्या हो जाएगा 35। जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 86/21, यानी 4.2/21। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा सी। 3 प्रतिरोध है, 4 ओम, 2 ओम एवं 4 ओमों के श्रृंखलाबद्ध एवं समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसे श्रेणीबद्ध में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4, टोटल कितने ओम हो गए, 10 ओम हो गए। अगर वही हमें समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1/4, यानी 4/4 बराबर 1 ओम आ जाएगा। यानी ये आर इक्विवेलेंट 1 ओम आया है और वो आर इक्विवेलेंट 10 ओम आया। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए 10 ओम एंड 1 ओम। अगला है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा, आभासी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी एवं आभासी बनता है। समतल दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना सामने वस्तु रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या में उसी तरह से संबंधित है जैसा पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से। आइए देखते हैं, अगर इसे तोड़ते हैं 45, 23 और 22 में किस तरह संबंध है। तो अगर हम 45 माइनस 23 करते हैं तो ये 22 आ जा रहा है। उसी तरह ये 91 माइनस 78 करते हैं तो 13 आ जा रहा है। तो कितना करें कि ये 14 आ जाए। तो अगर हम 54 माइनस 40 करते हैं,
इससे करते हैं 54 - 40 तो 14,000 है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है। यहाँ से सूर्योदय की ओर वो कितना चलता है, 10 मीटर आगे चलता है, ये 10 मीटर आगे चलता है। फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है, 10 मीटर जो है वो दाईं ओर चलता है। उसके बाद हर बार अपनी बाएं मुड़ने पर वह क्रमशः 5 मीटर, पहले शुरुआत में क्या जाता है 5 मीटर जाता है, फिर वो कितना जाता है 15 मीटर जाता है, ये 5 हो गया, ये 15 और फिर 15 मीटर चलता है। कितना चलता है, तो वो 15 मीटर चलता है, यानी टोटल कितना हो गया 15 मीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सा दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु पे तो यहाँ था, लेकिन अब ये इस दिशा में, तो ये यहाँ से कितना है उत्तर दिशा की ओर है, ना कि पश्चिम। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, उत्तर दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो उत्तर दिशा में है। अगला है कर्क रेखा खाली स्थान के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। कर्क रेखा हरियाणा के सिवाय निम्नलिखित विकल्पों में से सभी राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री को कहते हैं, 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के 2 भागों में बांटता है, और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा किया गया समय ज्ञात करें। बस की चाल बराबर क्या हो जाएगा, बस की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5/20/60, यानी 5 × 60/20, 15 किलोमीटर पर आवर। अब नई चाल क्या हो जाएगा, 15 - 3 = 12 किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर हमारे पास आ जाएगा 5/12 × 60 कर देंगे, तो ये हो हमारे पास हो जाएगा 25 मिनट। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मिनट में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा सी, 25 मिनट। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था। आइए देखते हैं इसे किस तरह बनेगा। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है वो कह रहा है कि 5 मीटर था, इन दोनों की ऊंचाई कितना हुआ 5 मीटर था। अगर यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पे थे, ये टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, तो ये 45 मीटर दिया हुआ, ये एक्स दिया हुआ है, और ये कह रहा है यहाँ से उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, तो वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो हमारे पास ये 45 आ गया, ये 5 है, ये एक्स है, तो ये हमारे पास जो मान हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। तो माना टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी x मीटर है। अब ट्रायंगल हमें कितना है ए बी और इन सी से ही निकालना है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB/BC, यानी 40/x। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 40/x, तो x बराबर हो जाएगा 40√3। टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 40√3, आंसर हो जाएगा बी, ना कि 45√3 है। वो कह रहा है कि 5 फीट जो है मीटर जो है ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता, तो यहाँ ऊंचे के बाद उन्नयन कोण बना रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर पदार्थ का वाष्पीकरण हो जाता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और वाष्पन में जिस निश्चित ताप की आवश्यकता होती है वह ताप क्वथनांक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या है। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा ए। यह प्रथम कार्बनिक यौगिक है, इसका निर्माण जो है होलर ने प्रयोगशाला में किया था। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के। आइए देखते हैं। शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं, टंडन बहुत लंबा है। निष्कर्ष है टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है। आंसर हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 या 2 पालन करता है। शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करता है तो टंडन एक शिक्षक का दोस्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो निकल कर आता है कि शिक्षक केवल लंबे लोगों की दोस्ती करते हैं और टंडन बहुत लंबा, अर्थात कह सकते हैं शिक्षक टंडन से दोस्ती कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, यानी ये दोनों में से एक पालन करेगा। अगला है कथन एवं अवधारणाएं के। शिक्षक को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए। अवधारणाएं, छात्र जानबूझकर बार बार गलतियां नहीं करते हैं। दूसरा, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण,
छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों अवधारणाएं निहित है। शिक्षकों को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि छात्र जानबूझकर बार बार गलती नहीं करते हैं तथा नकारात्मक सुदृढ़ीकरण छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। तो ये दोनों अवधारणाएं निहित है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खाली स्थान द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के जो 42वें संशोधन हुआ था अधिनियम, कब था? 1976 में, उसी में ये जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। अगला है, हल कीजिए। एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसे हल करना है। जब इसे आप हल कीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। क्या था? ए और बी का अनुपात जो है 4:5 था। कब? 7 वर्ष पहले। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो गया? 8 वर्ष बाद दोनों का अनुपात हो गया 9 और 10 के अनुपात में हो गया। उनकी वर्तमान आयु का योगफल वर्ष में क्या होगा? तो 4 से 9 चला गया, कितना? +5 यूनिट। अब 5 से 10 गया, ये भी +5 यूनिट हुआ। यानी 5 यूनिट बराबर कितना हुआ? 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद की कह रहा है। तो 7 दूनी 14, 15 वर्ष। 5 यूनिट बराबर 15 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 4 और +5, कितना यूनिट हो जाएगा? अब प्लस कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 3 और +14 बराबर कितना हो जाएगा? 41 वर्ष हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर 4 + 5 यूनिट ये हुआ कि एक का 7 वर्ष पहले जो था 4 + 5 और 14 यही जोड़ा गया कि 7 वर्ष के बाद ही तो वर्तमान आएगा। तो 7 + 7 दोनों को बढ़ा है, तो ये 14 वर्ष जोड़ा गया है। तो हमारे पास हो गया 9 यूनिट के 3 से 1 यूनिट बराबर 3 जो आया है उसे गुना किया है, +14 वर्ष, टोटल 41 वर्ष आ जाएगा। अगला है, CnH2n+2 वाले समान सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य कौन है? तो पहला सदस्य जो होता है वो होता है मीथेन। कौन सा होता है? CH4। दूसरा होता है C2H6 इथेन। तीसरा होता है C3H8 प्रोपेन। चौथा होता है C4H10 ब्यूटेन। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा डी, ब्यूटेन का। और पांचवा होता है पेंटेन, C5H12 का। और एक एल्कीन होता है, एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, आवर्त सारणी में समूह एक समान बाह्य कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 जो है वो गलत है। एक जो है वो गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें आवर्त के रूप में जाना जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। आवर्त सारणी में समूह एक समान बाह्य कोण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, ये सही है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, तथा क्षैतिज को, हॉरिजॉन्टल पंक्ति को आवर्त पीरियड कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 7वां आवर्त अपूर्ण है। नेक्स्ट है, यदि शब्द एनदर के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगा? तो आइए इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सरियाते हैं। तो क्या होगा? AEHNORT, यानी ए और ए जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगला है, कथन एवं निष्कर्ष के। आइए देखते हैं। सभी पोस्ट कार्ड जो है वो लिफाफे हैं। यहाँ पर इसे लिख देते हैं, ये क्या है? पोस्ट कार्ड है। और सभी पोस्ट कार्ड जो है वो क्या है? तो वो लिफाफे हैं, लिफाफे हैं। अब कह रहा है कोई भी लिफाफा जो है वो कागज़ नहीं है। कोई दूर में क्या है? वो कागज़ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लिफाफा जो है कागज़ नहीं है। अब निष्कर्ष में, कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, बिल्कुल सही। कोई भी कागज़ लिफाफा नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी पोस्ट कार्ड कागज़ नहीं है, बिल्कुल सही। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये तीनों निकलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बेन आरिफ में वर्ग चिकित्सकों को निरूपित करता है, वृत्त रक्ताओं को निरूपित करता है और पंचभुज महिलाओं को निरूपित करती है। तो दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितनी महिला जो है चिकित्सक रक्त दाता है
और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो ये 50 वाला जो एरिया है वो हो जाएगा चिकित्सक रक्तदाता महिला है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो होगा ए। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आंसर हो जाएगा बी, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। 12 अक्टूबर 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था और राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगला प्रश्न है, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है और 3 गुना सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है तो कौन सा विकल्प सही होगा? आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5, तो 6 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5 बट कितना हो जाएगा? 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 3 इधर चला गया तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2/6 यानी 1/3, तो टेन थीटा बराबर होगा 1/√3 बराबर टेन 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 30 डिग्री। cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर होगा cos 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। और साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना? साइन 30 डिग्री बराबर ये भी 1/2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? बी, cos 2 थीटा बराबर साइन थीटा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले कार्य आरंभ करता है परंतु 20 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य ए अकेले 28 दिनों में पूरा कर लेता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले तो ए की क्षमता हमें बताना है। ए की क्षमता मान लेते हैं कितना? x है और बी की क्षमता कितना है? बी की क्षमता बराबर जो है वो 22 है। अब टोटल कार्य निकालना है। कितना निकालना है? टोटल कार्य कितना है? तो हमारे x कितने दिन कर रहा है? 20 दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी 20 × 22 क्षमता के अनुसार प्लस x कितने दिन में कर रहा है? तो वो 28 दिन कर रहा है। ये हमारे पास टोटल कार्य आ गया। अब हमारे पास जो है कि टोटल कार्य 20/22 प्लस 28x बटा हम किससे कर देते हैं? क्षमता से। x + 22 से अगर इसे भागा देते हैं तो हमारा वो दिन निकल के आ जाता था, जो कि दिन a + b मिलकर किसी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में, क्योंकि ये दोनों को क्षमता जोड़ के भागा दिया टोटल कार्य में, तो 25 दिन हमारा आ गया। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 20/22 प्लस 28x बराबर हो जाएगा 25x प्लस 25 जो है वो 22 हो जाएगा। अगर 28 से 25 होगा 3x बराबर हो जाएगा कितना? 5/22 हो जाएगा। x/22 बराबर होगा 5/3। क्या आ जाएगा? हमारे पास आ गया x/22 बराबर 5/3। अभी क्या करना है कि पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन करता है। तो 5 और 3 तो क्षमता आ गया, यानी टोटल 8 क्षमता, और टोटल कार्य कितना था? 25 दिन में किया था, तो ये 200 तो कार्य आ गया। लेकिन बी अकेले पूछ रहा है। अब बी किसे माने थे? बी की क्षमता 22 बराबर हमारे पास क्या है? 3 है, तो 200/3 कर देंगे तो हमारे पास 66.2/3 दिन आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 66.2/3। अगर ए पूछता तो हो जाता कितना? 200/4 यानी 40 दिन हो जाता, जो कि डी आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है कि पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6 होता है। एस में जो होता है वो 2 होता है, पी में भी 6 होता है, डी में 10 होता है और एफ में जो होता है वो 14 होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है? आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, CaCO3 बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ देता है तो CaCO3 बनता है। CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2 ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O। CaOH को होल ट्वाइस को चूना जल या स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं और CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो होगा ए। अगला प्रश्न है, यदि A #B का अर्थ है कि B की बहन A है, A@B का अर्थ है B की माँ A है, तो किस व्यंजक का अर्थ है कि F की माँ C है? क्या वही F है, उसकी जो माँ हो जाएगी वो C है। तो इस व्यंजक से अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो ये आ रहा है
ऑप्शन डी वाला उसे थोड़ा सा चेक करते हैं। सी एट द रेट ऑफ एच का मतलब हो जाएगा एच की जो माँ है वो सी है, यानी एच की माँ जो है वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एच हैश टैग एम जो है उसमें एम की बहन कौन है, एच है। एम की जो बहन यहाँ पर हो जाएगी वो एम है। उसके बाद हमारे पास अगर एम हैश टैग क्या है, एफ है, यानी एफ की जो बहन है वो क्या है, एम है। ये भी क्या है, बहन है। तो सी और एफ में क्या रिलेशन हो जाएगा, तो वो तो दिया हुआ है सी की माँ, एफ की माँ सी है। आंसर हमारे पास जो है जो डी आ जा रहा है। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह आने वाली आकृति का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है। आइए देखते हैं पैटर्न। अगर 7 गुना 3 करते हैं और -7 + 3 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 21 - 10 = 11 है, यानी एक बार गुना करना, एक बार माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 11 आ जा रहा है। उसी तरह 4 गुना 9 करते हैं और एक बार क्या करते हैं उसे 4 + 9 करते हैं, हो जाएगा 36 - 13 = 23। उसी तरह 11 गुना 7 करते हैं और -11 + 7 करते होते हैं 77 - 18 बराबर हो जाएगा 59। आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सात्विक साईराज और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बैडमिंटन से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अगला है व्यंजक एक दिया हुआ है, उसे सोल्व करना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 नहीं 15 × √10 + √5 बटा √10 + √20 को हम लिख सकते हैं कितना, तो 2√5 लिख सकते हैं। और √40 को लिख सकते हैं 2√10 माइनस √5 माइनस √80 को लिख सकते हैं 4√5, क्योंकि जब ये बाहर है उसे अंदर ले जाएंगे तो फिर √80 ही आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 √10 प्लस क्या हो जाएगा √5 बटा, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √10 माइनस 3 √5। जब आगे सोल्व करेंगे 15 × √10 प्लस √5 बटा 3 × √10 माइनस √5 और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं √10 प्लस √5 से, √10 प्लस √5 से। जब हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × √10 प्लस √5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा 5 हो जाएगा। ये 5 कट जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये आंसर आ जाएगा 10 + 5 + 10 √2 आ जाएगा। आगे सोल्व कीजिएगा 5 कॉमन हो जाएगा 3 + 2 √2, क्योंकि चॉइस में जैसा रहेगा उसके अनुसार लाना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा सी। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उस परिवार में एक शिशु के शामिल हो जाने पर परिवार की औसत आयु पूर्वतः ही रहती है। शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 19 × 4 बराबर कितना, 76 वर्ष हो जाएगा। 4 सदस्यों की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 76 + 16 4 × 16 बराबर कितना हो जाएगा, 92 वर्ष। 5 सदस्यों की वर्तमान आयु 5 × 19 ही रह जा रहा है, यानी 95 वर्ष। तो शिशु का उम्र होगा 95 माइनस 92 बराबर 3 वर्ष। आंसर जो हो जाएगा वही ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आंसर हो जाएगा सी, CuSO4 + H2S CuS + H2SO4। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों को आदान प्रदान करते हैं उसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस उदाहरण से समझिए AB + CD बन जाता है AD + CB। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से। जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। DNA में उपस्थित क्षार चक्र 4 प्रकार के होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब इसे काउंट कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा सी, 30 त्रिभुज है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें।
इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले दाखिला, फिर कक्षा में, फिर परीक्षा, फिर अंकन, फिर परिणाम। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है, यदि संख्या इतना को प्रत्येक अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो बाएं से गिनने पर चौथे, पाँचवें और छठे अंक का योगफल कितना होगा। प्रत्येक में 1 जोड़ रहे हैं तो 8 से हो जाएगा 9, 7 से हो जाएगा 8, 0 से 1, 5 से 6, 4 से 5, 8 से 9, 3 से 4, 6 से 7 और 2 से 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाएं से गिनने पर, बायां से कितने पे, चौथा, पाँचवा, छठा, तो चौथा जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ये, पाँचवा ये और छठा ये, यानी 6, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 9, 20। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, पीटी उषा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी बनी थी और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी बनी थी। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी को द आयरन लेडी ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाता है। 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात ए और 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो ए का मान क्या होगा। तो चतुर्थानुपात बराबर क्या होता है, चतुर्थानुपात बराबर जो होता है वो होता है बी गुना सी बटा ए, यानी 27 गुना 24 बटा 12, और तृतीयानुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए, यानी 36 गुना 36 बटा ए। अब प्रश्न में कह रहा है कि 27 गुना 24 बटा 12 बराबर है 36 गुना 36 बटा ए का मान निकालिएगा, सॉल्व करके 24 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र वाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूत्र मार्ग। शुक्र वाहिका समान वर्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। शुक्र वाहिका यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। शुक्र वाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। आंसर हो जाएगा ए, एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। आंसर हो जाएगा ए। मानव उत्सर्जन प्रणाली के गठन में एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग शामिल है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो क्या होता है, वो वृक्क होता है। मानव के अनुत्सर्जी अंग है जैसे त्वचा, यकृत, फेफड़े आदि। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है। मूत्र का रासायनिक संगठन जल 95-96%, यूरिया 2%, लवण 2%, क्रिएटिनिन जो होता है वो 0.4% होता है। अगला प्रश्न है कि आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है। आंसर हो जाएगा डी, कर्णावर्त। आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता कर्णावर्त द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है। कान के ट्यूब को कलबुकर्णी नलिका कहते हैं। नीचे दिए गए संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म को चयन करना है। 43, 27 को अगर हम -2003 करते हैं तो ये आता है 2324। 2347 -1113 करेंगे तो ये होता है 1234। 5237 -4003 करते हैं तो ये आता है 1234, ये भी 1234। यहाँ संगत हमें ए मिल रहा है, आंसर हो जाएगा ए। 65 का है, अक्षरों का उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जब ये रखिएगा तो ये पूरा हो जाएगा इस तरह के RJUKT इस तरह का पूरा हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरी पद को पहले पद से है, छठे पद का 5वें से है। तो 7 और 52 में अगर हम 7 के स्क्वायर करेंगे 49 + 3 करेंगे तो 52 हो जाएगा। उसी तरह अगर 984 में 9 के स्क्वायर +3 करते हैं 9 9 81 3 84 हो जाता है। 11 को करेंगे तो 11 के स्क्वायर +3 11 121 + 3 124। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 93 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को 93 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आशा पारेख को जो किया गया था वो 52 में किया गया था। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता थी जिसे उन्होंने वर्ष 1969 में जीता था।
दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। एक त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा का माप हो सकती है? तो अगर त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, अगर 24 + 36 है तो कितना हो जाएगा 50, तो तीसरी भुजा 50 सेंटीमीटर से छोटी होगी, तो आंसर यहाँ पर एक ही मिल रहा है, वो हो जाएगा ए 48। निम्नलिखित में कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तरबूज और पपीता। तरबूज और पपीता पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही भाग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ककड़ी, कद्दू के फूल, पपीता, तरबूज आदि एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। और ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों आदि द्विलिंगी पुष्प है। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा सी, जगत या किंगडम। बायो RRAP क्या है? बायो RRAP क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियामक स्वीकृतियाँ। बायो RRAP जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एकल पोर्टल पर एक शोध प्रस्ताव के लिए नियामक अनुमोदन को ट्रैक करने के लिए एक जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल बायो RRAP विकसित किया है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति की पहली आकृति से है। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दर्पण की आकृति दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति एक्स के सही दर्पण प्रतिबिंब का क्या चयन होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कूट भाषा में इस तरह को ये लिखा जाता है तो उसी में रिमूवल को कैसे लिखा जाएगा? तो ये वर्णमाला के क्रमानुसार ये कर दिया गया है, सिर्फ वर्णमाला के जो क्रम में होगा वो लिख दिया गया है। अगर इसी को रिमूवल को भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा AELMORV। आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम को लॉन्च किया था? प्रेरणा कार्यक्रम को आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में प्रेरणा कार्यक्रम को लॉन्च किया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।